चाय की दुकान चलाने वाला एक दंपति का बेटा अक्सर पढ़ता रहता था। जब जब उसकी दुकान पर कोई ग्राहक आता था तो ग्राहक उस बेटे को पढ़ते हुए देखकर कहता था कि तुम्हारा बेटा बड़े होकर नाम रोशन करेगा, ज़रूर एक ना एक दिन कुछ बनेगा। ठीक वैसा ही होता है। वो मेहनत से पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उसने एक एग्ज़ाम क्रैक किया। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वो रेलवे में सब इंस्पेक्टर बन जाता है। जीआरपी में जब सब इंस्पेक्टर की उसको पोस्ट मिलती है, पूरी ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा था। बड़ा हो रहा था, इसलिए परिवार की जिम्मेदारी थी, उसकी शादी करना चाहते थे। शादी को लेकर बहुत खुश था, खरीदारी कर रहा था, सबसे कहता था कि मेरी शादी है, तुम्हें आना है। इससे पहले कि उसकी शादी होती, एक दिन रेलवे के ट्रैक पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। जो भी लोग उसकी लाश देख रहे थे, देखकर हैरान थे कि आखिरकार ये इसके साथ ऐसा कैसे हुआ। दरअसल उसकी गर्दन धड़ से अलग थी, हाथ टूटा हुआ था, शरीर पर चोट के ऐसे जगह निशान थे जहां होने भी नहीं चाहिए थे। साथ ही उसकी आंख एक निकली हुई थी, बिल्कुल अलग पड़ी हुई थी, और शरीर पर इतनी चोट के निशान थे जिन्हें देखकर लग रहा था इसके साथ किसी ने ज़रूर बहुत ज़्यादा मारपीट की है। इससे पहले कि उसकी लाश मोर्चरी तक पहुंचती, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती, लेकिन पुलिस ने पहले ही बोल दिया कि इसने अपनी जान ली है, ट्रैक के आगे कूदा है और अपने आप को इसने ख़त्म कर लिया है। ये बात लोगों को पच नहीं रही थी। तभी लोगों को याद आता है लगभग 1.5 साल पहले इसने अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा था, कुछ देखा था। शायद उस बात को ये झुटलाने की कोशिश करता तो आज ज़िंदा होता, और जिसके माँ बाप का सपना था, बुढ़ापे का सहारा था, तो शायद वो हमेशा हमेशा अपने माँ बाप के साथ होता। लेकिन उसने ईमानदारी से न केवल पढ़ाई की थी, बल्कि ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को भी वो अंजाम दे रहा था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। ये देश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना कहें तो बेईमानी नहीं होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल का एक शहर है कोलकाता। और इसी कोलकाता शहर में एक लड़का जेवियर्स से पढ़ाई करने के बाद ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा करता है, और उस कोर्स को पूरा करने के बाद वो लड़का एक ग्राफिक्स के इंस्टीट्यूट में लग जाता है, वहीं पढ़ाता था। जिस दिन उसका इंटरव्यू था, उस दिन वो बेइंतहा खुश था, क्योंकि वो बेहद गरीब परिवार से था, झोंपड़ियों में रहता था। परिवार ने उसकी बहुत मदद की थी, और वो भी अपने परिवार के साथ इतनी ईमानदारी से था कि उसने बचपन से ही तय कर लिया था कि उसे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है। जबकि उसके परिवार के बाकी लोग उससे बेहद गरीब थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, टीचर बन जाता है, उम्र अभी 27 साल के आसपास होती है। और इसी इंस्टीट्यूट में एक लगभग 23 साल की लड़की ग्राफिक्स का डिज़ाइनिंग का जो कोर्स था उसको सीखने के लिए आती है। पहले दिन बड़ी शर्माई हुई सी, सकुचाई सी वो लड़की शांत बैठी हुई थी। इस लड़के का ध्यान उस लड़की की तरफ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम पूरी ईमानदारी से अपने कोर्स को करो, और कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दरअसल वो नहीं जानता था कि जिस लड़की से वो बात कर रहा है वो लड़की इस शहर की, ना कि इस प्रदेश की, बल्कि देश की जाने माने उद्योगपति की एक बेटी है। लक्स कोजी का आपने नाम सुना ही होगा। लक्स कोजी के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी प्रियंका तोड़ी थी। वो लड़का नहीं जानता था वो गरीब घराने का लड़का होता है, और ये लड़की बहुत अमीर घराने की होती है। ये लड़की कहीं ना कहीं इससे सहज महसूस कर रही थी, क्योंकि बहुत बड़े घराने की थी। परिवार के लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता था जो अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम देते। मास्टर ज़्यादा टाइम दिया करता था। मास्टर जब ज़्यादा टाइम दिया करता था तो उस लड़की को बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे ये टाइम देने से उनकी दोस्ती हो जाती है। 2-3 साल का अंतर कुल था। लड़की की उम्र 23 साल, लड़के की उम्र 27 साल। दोनों की दोस्ती होती है, और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार भी कुछ इस तरह से कि लड़की कहती है कि जीऊँगी साथ, मरूंगी साथ, जो भी होगा अब साथ साथ होगा। तभी वो लड़का अपने बारे में अपने परिवार से मिलाता है, अपने घर वालों से मिलाता है, एक एक सदस्य के बारे में बताता है कि हम कितने गरीब हैं और तुम कितनी अमीर हो। तुम्हारे यहाँ पर हमारे जैसे लोगों को तो कोई नौकर भी ना रखे। लड़की का नाम प्रियंका तोड़ी होता है और लड़का होता है रिजवान उर रहमान। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी कि लड़की हिंदू होती है और लड़का मुसलमान होता है, और दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इस प्यार को कोई मंजूरी नहीं देगा, इसलिए उन दोनों ने बिना घर वालों को बताए हुए 18 अगस्त 2007 को स्पेशल मैरिज एक्ट में जाकर शादी को रजिस्टर्ड करा लिया। और शादी रजिस्टर्ड कराने के बाद ये इस बात का किसी को भनक नहीं लगने दी कि उन दोनों ने शादी कर ली है। दोनों जैसे रोज़ की मर्रा की तरह मिलते थे। इंस्टीट्यूट में लड़की पढ़ने के लिए आया करती थी, लड़का पढ़ाने के लिए आया करता था, पढ़ते थे, और इस बात की अभी किसी को कानो कान भनक नहीं थी।
एक दिन लड़का अपने बड़े भाई से और अपने परिवार के एक दो ऐसे सदस्य जिनसे बेहद करीब था, उनसे जाकर कहता है कि भैया, मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता हूँ और हम लोगों ने शादी कर ली है, मैं उस लड़की से आपको मिलवाना चाहता हूँ। जैसे ही उसके भाई ने, उसके परिवार के एक दो सदस्यों ने उस लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर की, उस लड़की को वो मिलाने के लिए लेकर आता है, तभी वो फैसला करते हैं कि अब तुमने शादी कर ली है तो दोनों साथ साथ रहो, हमारे पास रहो। बस इतना कहना था उस लड़की को। जब ये हरी झंडी मिल जाती है, वो लड़की अपने घर से अपने ज़रूरी कागजात, अपने कुछ जो कपड़े थे, अपने बैग, अपने डेट उसकी जन्मदिन का प्रमाण पत्र होता है, ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स थे, उनको लेकर वो उस लड़के के घर पर आकर पत्नी की तरह रहने लगती है। जैसे क्या पति और पत्नी होते हैं। कानून ने उन दोनों को परमिशन दे ही दी थी। अब इस बात का पता लगता है उस उद्योगपति को, उसके भाई को, तो उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं खलबली मच जाती है। ये सोचकर हैरान थे कि आखिरकार उनकी बेटी ग्राफिक्स का कोर्स करने के लिए गई थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। सभी लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं और इसी चिंता का विषय था। घर वालों ने इस लड़की को तमाम तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं ये अपने पति के साथ रहूँगी और मुझे तुम्हारी धन, तुम्हारी दौलत से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम चाहें जो वो कर सकते हो, मुझे कोई इससे ऐतराज़ नहीं है। तुम चाहें मुझे दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, हम लोग इसी झुग्गी झोंपड़ी में रह के ही अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर सकते हैं। अब लड़की जब ज़िद पर अड़ी हुई है, परिवार वाले कोशिश कर रहे थे, तभी लड़की और लड़का दोनों थाने जाते हैं। और थाने जाने के बाद ये कहते हैं कि हमें हमारी जान को ख़तरा है, हमारे माँ बाप हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो हमारे इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं है, इसलिए हमें सुरक्षा दीजिए। अब पुलिस वाले ये बात सुनकर हैरान थे कि इतने बड़े उद्योगपति की बेटी ऐसा कैसे कर सकती है। तभी पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद कहा कि तुम्हारी बेटी ने एक प्रार्थना पत्र दिया है तुम्हारे खिलाफ। वो कहती है कि तुम लोगों से जान का खतरा है, यदि तुम लोगों ने उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो ऐसे ही उच्च अधिकारियों के पास जाएगी। लेकिन उच्च अधिकारी भी क्या करते, उद्योगपति था, बड़े बड़े अधिकारी हों, मुख्यमंत्री हों, कितने कैसे कैसे लोग हों, सभी उद्योगपतियों से डरते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही बहुत सारा जो इनकम राजस्व मिलता है सरकार को, ये सब जग जाहिर है। इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है। लड़की को समझाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। तभी लड़की का जो चाचा होता है, प्रदीप तोड़ी, वो सीधा उस लड़के के घर जाता है। लड़के के घर जाने के बाद बेटी से कहता है कि बेटी, तुम्हें यहीं रहना है, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारे पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उनकी आखिरी इच्छा है कि वो तुम्हें देखना चाहते हैं। लड़की कहती है कि इसमें कोई ना कोई चाल है, इसमें कोई ना कोई बात है, ऐसी बात हो नहीं सकती। तभी वो फ़ोन पे बात कराते हैं। जब फ़ोन पे बात कराते हैं तो अशोक तोड़ी अपनी बेटी से बात करते करते रोने लगते हैं और रोते रोते कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें देखूं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं बेटी, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक पाला है, 23 साल तक तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, और इस शादी को लेकर मैं तैयार नहीं हूं, क्योंकि वो एक मुसलमान लड़का है और तुम एक हिंदू लड़की हो। एक मुसलमान लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, ये एक अलग बात है, लेकिन बीमारी में तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ ही सकती हो। जब बेटी से इस तरह की बात की तो चाचा ने कहा कि ठीक है, एक रास्ता है, और वो रास्ता ये कि हम लिखित रूप में दे देंगे कि जब तेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम वापस यहीं पर आ जाना, फिर कोई बात नहीं है। जब ये बात रिजवान रहमान उस लड़के को पता चलती है, उसके परिवार के लोगों को पता चलती है, तो सब के सब लोग खुश हो जाते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा बीमार हैं, तुम्हें अपने पापा के पास होना चाहिए, तुम्हारे पापा इस टाइम तुम्हें महसूस कर रहे हैं, तुम्हारी उनको ज़रूरत है। लड़की अपने चाचा के साथ चली जाती है और जाने के बाद कुछ वक्त गुजर जाता है, लेकिन अब लड़का और लड़की का कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। और जब लड़की जा रही थी तो जाते जाते कहती है कि मेरा इंतज़ार करना, मुझे भूलना मत, चाहे कितने भी महीने क्यों ना हो जाएं, तुम मुझे भुलाना नहीं। लड़का ये बात सुनता है और सुनने के बाद कहता है कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं इसी तरह तुम्हारी राह देखूँगा कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। वक्त ऐसे ही धीरे धीरे गुजरने लगता है। लड़का और लड़की का जो कम्युनिकेशन था, बातचीत थी, पूरी तरह से बंद हो जाती है। तब 19 सितंबर 2007 को रिजवान एक एसोसिएशन प्रोटेक्शन डेमोक्रेटिक राइट्स को एक पत्र लिखते हैं और पत्र में कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ और यहाँ के संविधान की बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बालिग होने के नाते हम दोनों ने कानूनी तौर तरीके से शादी की है और मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ 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 मुझे मेरी पत्नी से, मुझे मेरी बीवी से मिलने दिया जाए। ये पत्र जब जाता है तो जाहिर सी बात है
इस एसोसिएशन ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करती, लेकिन ठीक 2 दिन बाद 21 सितंबर 2007 को दमदम इलाके में रेलवे स्टेशन की जो ट्रैक है, पटरी है, उस पटरी पर इस लड़के की, रिजवान रहमान की लाश मिलती है। और इस लाश को सबसे पहले कोई और नहीं, एक अरिदम मन्ना जो सब इंस्पेक्टर होता है जीआरपी का, वो देखता है। वो देखते ही से कहता है, अंदाज़ा लगाता है कि इस लड़के ने इस ट्रैक के आगे आकर अपनी जान नहीं दी है, बल्कि लग रहा है कि जैसे किसी ने इसको मारने की कोशिश की है, जैसे क्या इसको मारा है। बस इतना ही था कि वो सबसे पहले पुलिस को सूचना देता है, कि पुलिस वालों से कहता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, और वो लाश किसी और की नहीं थी, वो लाश रिजवानुर रहमान की थी, जो लक्स कोजी के मालिक होते हैं। उनकी बेटी प्रियंका तोड़ी से जो प्यार कर रहा था, जिससे वो शादी कर चुका था, जिसकी पत्नी वहाँ अपने मम्मी, अपने पापा के साथ थी, उस लड़के की लाश ठीक 2 दिन के बाद जो पत्र लिखा है, तो ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल जाती है। टीवी और अखबारों में ये खबर बहुत तेज़ी के साथ जब छपने लगती है, आने लगती है, तभी जाहिर सी बात है पूरे शहर में एक तरह से हंगामा खड़ा हो जाता है और एक अफवाह फैल जाती है। अफवाह ये थी कि मोर्चरी पर जैसे ही इस लाश को लेके जाते हैं, इस शव को, तो पता चलता है कि पुलिस ने इस शव को गायब कर दिया है। बस इतना था, और गायब होने की बात से ही पूरे शहर में एक तरह से आगजनी फैल जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है। पुलिस और पब्लिक के बीच में आमने सामने से टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस तरह से धरना प्रदर्शन था कि पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, पथराव होता है। जब ये मोर्चरी पर शव लाया गया था, तो पुलिस वालों ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि इसने अपनी जान खुद ली है, रेलवे ट्रैक पर आके ट्रेन के आगे कट कर ये मर गया है। इतना कहना था, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। सब इंस्पेक्टर कुछ और कहना चाहता था, और बात कुछ आगे बढ़ती चली जाती है। जब पूरे शहर में हंगामा होने लगता है, तब उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य इस मामले को किसी तरह संभालने की कोशिश करते हैं। और संभालने के बाद इस बीच में एक पुलिस कमिश्नर होते हैं प्रसून मुखर्जी, वो कुछ ऐसा बयान दे देते हैं मीडिया में आके। वो कहते हैं कि एक बाप अपनी बेटी को 23 साल तक रख कर पालता है, और वो लड़की अचानक से कोई फैसला ले ले, भला कोई माँ बाप कैसे बर्दाश्त कर लेगा। बस ये एक बयान। दूसरा अफवाह थी कि मोर्चरी से शव को चोरी करने की पुलिस कोशिश कर रही है। तभी लोगों का गुस्सा भड़क जाता है, और तभी बुद्धदेव भट्टाचार्य को सामने आना पड़ता है, और इसी बात की फिर सीबीआई की मांग की जाती है। सीबीआई जांच की जब मांग होती है, तब सीबीआई इस मामले की जांच करती तो है, लेकिन कई वर्ष बीत जाते हैं, और कई वर्ष बीतने के बाद भी उस लड़के के मामले में आज तक भी कोई रिजल्ट नहीं आता। जो लड़की ये कह के गई थी कि तुम मेरा इंतज़ार करना, चाहे कितने भी महीने, कितने भी साल गुजर जाएं, तो उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन जब लगातार मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रही थी, जिस दिन वो पहले दिन अपने घर से उस लड़के के, रिजवानुर रहमान के घर जाती है, उस दिन वो अपनी फ़ोटो एल्बम, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, अपने बहुत सारे सामान थे, अपनी चीज़, ये सब लेके जब वहाँ गई थी, तो उसने एक दिन इस घटना के बाद जब काफ़ी वक्त गुजर जाता है, तब एक पत्र लिखती है। पत्र लिखकर कहती है, वो वकील के माध्यम से पत्र घर रिजवान के पहुंचता है, और कहते हैं कि जो मेरा सामान है वो मुझे वापस कर दिया जाए, और जिस तरह से तुमने मेरे एल्बम के, मेरी फ़ोटोग्राफ्स के और रिजवान के फ़ोटोग्राफ्स की जिस तरह से तुमने नुमाइश की है, अखबारों में छपवाया, टेलीविज़न पर लाए हैं, उससे तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी उसकी माँ कहती है, किश्वर जहाँ, कि उम्मीद तो तुमसे भी नहीं थी, तुम भी एक वादा करके गई थी, हमें लगता था कि शायद तुम लौट कर आओगी, लेकिन तुम लौट कर कभी नहीं आई। वो लड़की कभी लौट के नहीं आई, और इस मामले में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। सीबीआई ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही बातें कहीं, जो बातें पुलिस, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस कह रही थी कि ट्रेन के सामने जाकर इसने खुद को अपनी जान ली है, अदरवाइज़ इसके साथ किसी ने कोई ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया है। ठीक 1.5 साल के बाद उस सब इंस्पेक्टर ने, जिसने सबसे पहली बार देखा था, जिसने ये दावा किया था कि ये जान ले ही नहीं सकता, ये केस वो है ही नहीं, ये तो सीधे सीधा कत्ल है, ये मर्डर है, उसकी भी 1.5 साल के बाद मौत हो जाती है। वो भी उसी तरह से मारा जाता है जिस तरह से क्या ये रिजवानुर रहमान मारा गया था। लंबा वक्त बीत जाता है, आज भी उसके घर वाले इंतज़ार में हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट उसके घर वालों को इंसाफ दे। लेकिन इसमें एक बदलाव ज़रूर होता है। जो उसका भाई होता है, रुकबान जिसका नाम होता है, टीएमसी उसे टिकट दे देती है, और टिकट से वो विधायक बन जाता है। और आज भी उसकी माँ इंतज़ार में है कि उसके बेटे को इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ करोड़पति या कहें अरबपति की बाप की बेटी को एक गरीब के बेटे से प्यार हो जाता है, और ये प्यार बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं पाता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें विधान विश्वास हैं बंगाल से, कुकिया कंवर हैं जोधपुर से, विपिन सूर्यवंशी हैं अलीगढ़ से, अंजू कुशवाहा हमीरपुर से हैं, अर्शन कुमार
परवीन कुमार, आज इन सभी का जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जाते जाते मुनमुन चौधरी, मंजू मालीवाल, देशराज, किरण चौधरी, सुनील सोलंकी, जमील अख्तर, भरत देवासी, गणेश योगी, रामकरण, नासिर खान, मोहिन खान, जेकी श्रीवास्तव, भंवर लाल सोलंकी, मोहन राम, अशरफ खान, गोपाल सिंह, तूफान ठाकुर, खुर्शीद आलम, ज्ञान सिंह, रतन रज्जू, यशु कुमार, इन सब ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।